नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आज देसी न्यूज़ के इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू में मौजूद हैं लोजपा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के पुत्र, वर्तमान राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन साहब। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। आप राजनीति में आए, सिमरी बख्तियारपुर की राजनीति में आए, जो कोई प्री प्लान नहीं था और सिमरी बख्तियारपुर की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में हम लोग आज से नहीं, राजनीति में एक राजनीतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ जी। ठीक है, आपने कहा इसका कोई प्री प्लान नहीं है, तो मतलब पिछले बार 15 में हमने चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छे वोट्स आए थे, लगभग 41,000 वोट आया था हमको और हम सेकंड आए थे। और जैसा कि हमने कहा कि हम एक राजनीतिक परिवार में जन्मे हैं और यहाँ सिमरी बख्तियारपुर के लोगों के साथ हमारा एक अलग ही नाता है। यहाँ हमारे परदादा ने, हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने, इन सब लोगों ने जनप्रतिनिधि के रूप में सिमरी बख्तियारपुर की जनता की सेवा की है। और आपने पूछा कि जो जीत है, तो उस जीत का श्रेय सिमरी बख्तियारपुर की जनता को जाएगा, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है। हमारे राजद, कांग्रेस और वाम दल के तमाम हमारे साथी जो हमारे साथ ये लड़ाई लड़े, उन सबको पूरा श्रेय जाएगा। सर, तमाम पार्टी के एक साथ आने के बावजूद भी आप सरकार में नहीं बना पाए, और जब हैदराबाद से आए, ओवैसी भी आपके साथ आए, तब भी जीत में वो तड़का नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं आपसे, आपकी पार्टी से खामियां हुई, क्या आपको लगता है? देखिए, हमारे पार्टी का प्रदर्शन इस बार बहुत अच्छा रहा और इसका पूरा श्रेय तेजस्वी जी को जाएगा। आप सब जानते हैं कि 31 साल के तेजस्वी जी ने बिहार जो मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, उसी मुद्दे पर चुनाव हुआ। तेजस्वी जी ने मुद्दों को भटकने नहीं दिया। बिहार का जो चुनाव हुआ वो रोज़गार के मुद्दे पर हुआ, बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, बढ़ते अफसरशाही के खिलाफ हुआ। तो सही मुद्दों पे जो चुनाव होता है, बेरोज़गारी, पलायन, इन मुद्दों पर चुनाव हुआ, ना कि किसी और मुद्दे पर। तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री है हमारे पार्टी के लिए कि हम लोगों ने मुद्दों से भटकने का काम नहीं किया। और आप देखेंगे हमारे पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया है और हमें उम्मीद है कि 10 से 12 ऐसे सीट्स हैं जहां हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं। और पोस्टल बैलेट वोट्स को जो रद्द कर दिया गया है बहुत बड़ी संख्या में, तो उस पर रिकाउंटिंग अगर होता है तो हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ा है। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी। अगर आप देखें, मात्र एनडीए के वोट्स में और यूपीए के वोट्स में मात्र 12,000 समथिंग का डिफरेंस है। तो 12,000 वोट्स में आप लगभग इतने सीट्स का डिफरेंस जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग की मांग है कि मतलब पोस्टल बैलेट्स का रिकाउंटिंग होना चाहिए। और आप जानते हैं जो पोस्टल बैलेट जो वोट जो लोग कास्ट करते हैं वो पढ़े लिखे मतलब जागरूक लोग हैं, टीचर्स हैं, सर्विसमैन हैं, तो उनके वोट्स रद्द हो जाए ये मतलब, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा शंका की बात है। सर, आपने विकास के मुद्दों की बात की। आपने जो अब 10 लाख नौकरी मिलने वाली थी, अगर आपकी सरकार नहीं बनती है, तो सिमरी बख्तियारपुर में रोजगार जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप अपने व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से कदम उठाएंगे? कि हमारी कोशिश रहेगी यहाँ इंडस्ट्रीज़ आए, कुछ फैक्ट्रीज़ लगें और बहुत सारे रिक्त स्थान पड़े हुए हैं सरकारी नौकरियों में, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको भरा जाए। और जब भी कहीं काम होता है, जहाँ मान लीजिए रोड बनता है या पब्लिक वेलफेयर का जो भी काम होता है, तो ऑब्वियसली यहीं के लोग काम करेंगे तो उससे रोज़गार बढ़ेगा ही। सर, एक जो खास मुद्दा है, आपने जनता दरबार का आयोजन करना शुरू किया। कुछ लोगों का इल्ज़ाम यह है कि जनता दरबार में उन लोगों की समस्याओं का समाधान होता है जिन तक आप नहीं पहुंच पाते या फिर जिन तक आपकी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। किन लोगों की समस्याओं का समाधान होता है आपकी जनता दरबार में? नहीं, ये जनता दरबार है, ये तो सबके लिए हमारा दरवाज़ा खुला। जो भी आते हैं यहाँ ज़्यादातर थाना में काम होता है, ब्लॉक में काम होता है, किसी को इलाज का मामला होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब जहाँ जैसे जल्द से जल्द सबका मदद किया जाए और सबके मामले को हम लोग डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। सर, एक सवाल जो काफ़ी विचलित किया, आज से 6 महीने पहले जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं कारी शोएब साहब, उन्होंने एक बयान दिया कि ओवैसी की विचारधारा ये है कि वो
बच्चों के हाथों से कलम हटा करके तलवार दे देना चाहते हैं। लेकिन आज जब राजद को दरकार हुई ओवैसी की तो सबसे पहले कारी शोएब आ गया है और उन्होंने कहा कि राजद में ओवैसी का दोनों हाथ पसार करके स्वागत करते हैं। क्या अब यह तय मान लिया जाए कि राजद की विचारधारा भी तालीम को लेकर के वही होने वाली है कि कलम हटा करके तलवार पकड़ा दी जाएगी? नहीं, हमारी पार्टी की विचारधारा जो है मतलब इसका हमें कोई प्रमाण नहीं देने की ज़रूरत है। हम सब ने देखा है, आदरणीय लालू जी के समय में हमने गरीबों को आवाज़ दिया हमारे पार्टी ने, और जो सोशल जस्टिस है, समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, उन सबको एक आवाज़ दी, उन सबको आगे लाने का काम किया। और हमारे पार्टी का आप मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ के देख लीजिए तो हम लोगों ने रोज़गार की बात की है, नियमित नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों जितना वेतन देने की बात की है, बिजली बिल आधा करने की बात की है। तो हम लोग तो इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एजुकेशन को लेकर के कारी शोएब का इल्जाम था ओवैसी के पार्टी पर कि वो कलम हटा करके तलवार दे देना चाहते हैं। देखिए, हमने ये बयान सुना नहीं है, और क्योंकि ये उनका बयान अगर आप कह रहे हैं ऐसा है तो इसका क्लैरिफिकेशन तो वही दे सकते हैं। तो अब अगर ओवैसी साथ में आते हैं तो क्या विचारधारा मिल जाएगी आपकी भी? वो सब देखिए, अब वो पार्टी का निर्णय है। हम लोगों ने विधायक दल की बैठक हुई थी, तेजस्वी जी हमारे नेता, वहाँ ऐसे भी नेता हैं ही, और वहाँ हम लोगों ने उन्हें नेता चुना है। तो तेजस्वी जी का जो निर्णय रहेगा वो फाइनल रहेगा। आपने सिमरी बख्तियारपुर में जिससे आपकी मुकाबला हुई ये मुकेश सहनी से, वो अब तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किससे मिलकर के सरकार बनाएंगे? नहीं, ये तो मुकेश सहनी जी को डिसाइड करना कि वो किससे मिलकर सरकार बनाए। हम लोग उस पर क्या कह सकते हैं? ये आपको तो क्या लगता है? देखिए, वो हैं इंडिया में, अब ये तो उनका डिसीजन रहेगा। उन्हें जैसे कि जब वो राजद में थे तो उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए था, प्लस 25 सीट मांग रहे थे। तो मेरे ख्याल से जब वो उधर गए तो उन्हें 11 सीट मिली, और पता नहीं अब उनका क्या रहेगा। और एक विधान परिषद का भी मिला। तो जब डिप्टी सीएम का मांग था, जो हमारे सूत्रों से पता चला, अभी भी उनका ये मांग है। अब देखना है कि एनडीए अगर नहीं पूरा कर पाती है तो फिर वो डिसीजन तो उनका रहेगा। बहुत बात करने के लिए ये एक आखिरी सवाल देसी न्यूज़ के इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू का। सिमरी बख्तियारपुर के आपने सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, डिग्री कॉलेज। इस चैनल के माध्यम से डिग्री कॉलेज को लेकर के सिमरी बख्तियारपुर की जनता को आप क्या विश्वास दिला रहे हैं? देखिए, हमने चुनाव में लोगों से कहा था कि यहाँ डिग्री कॉलेज स्थापित करने का मेरा प्रयास रहेगा, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। और इस पे हम लोग काम भी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने अपने लोगों से कह दिया है कि क्या क्या प्रक्रिया है, इसमें हम लोग पता करें, और मेरी कोशिश रहेगी, और जो हमने वादा किया है उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और जल्द से जल्द हम लोग यहाँ एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, चुनावी जुमले ये थे कि सिमरी बख्तियारपुर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। यूसुफ सलाउद्दीन को क्या ऐसा लग रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ? ये किनका जुमला था ये? मतलब नहीं, ये चुनावी जुमले थे जो मतलब सोशल मीडिया पे बट रहे थे। किसने कहा? आपके कार्यकर्ता के द्वारा। नहीं, ऐसा कोई बात आपको नहीं। कुछ लगता है कि जो आज से पहले पद पे थे वो सिमरी बख्तियारपुर के साथ सौतेला व्यवहार कर गए? नहीं, हमारे ऐसी कोई मतलब हम ऐसा नहीं सोचते हैं कोई सौतेला व्यवहार। मतलब आप ये पूछना चाह रहे कि इसके पहले जो एमएलए थे? नहीं, विकास को हुआ कि नहीं सिमरी बख्तियारपुर में, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, विकास हुआ है, काहे नहीं हुआ है। सिमरी बख्तियारपुर में जितने लोगों को सेवा करने का मौका मिला, सबने अच्छी कोशिश की है। विकास का काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गाँव टोले ऐसे हैं जहाँ वो विकास नहीं पहुँच पाया। अभी भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ रोड सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं आती है, पुल नहीं है। तो जो अधूरा विकास का काम है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया देसी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। ये थे यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जिन्होंने डिग्री कॉलेज को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार पर धांधली का निशाना साधते हुए ये देसी न्यूज़ के इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू में थे। कैमरामैन ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सिमरी बख्तियारपुर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।